Hello students, in this class I am going to give you the solution of homework problems। तो कल मैंने ये आपको 3 होमवर्क प्रॉब्लम दी थी, मैं इनका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। लेकिन मैंने अभी भी देखा है कि कुछ बच्चे होमवर्क अभी भी नहीं भेज रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि होमवर्क करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होमवर्क के थ्रू ही आप ये जान पाएंगे कि आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप डेली बेस के ऊपर अपना होमवर्क नहीं करें, मैं हार्डली 1 2 3 प्रॉब्लम 2 या 3 प्रॉब्लम ही देता हूँ डेली, तो हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स, दैट्स इट। आप 10 से 15 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आगे आपका फिर क्या होने वाला है। ऑल ऑफ यू प्लीज़ जस्ट बी सीरियस अबाउट योर होमवर्क। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ वो शायद वीडियो भी नहीं देख रहे हैं कुछ दिनों से। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद सर ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं, बाद में लॉकडाउन खुलेगा तो बाद में फिर से करवा देंगे। देखिए, बाद में मैं बहुत ज़्यादा रेयर चांस है कि मैं करवाऊँ आपको सिलेबस, और अगर करवाना भी पड़ गया बाद में तो मैं ऐसे नहीं इतना डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ आप लोगों को। वहाँ पे मैं बस आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँगा और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर दूँगा। तो अभी मैं जितनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बाद में अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा ह्यूज है। मेरे को सिलेबस भी कंप्लीट करवाना पड़ेगा आपका, कंप्लीट पूरा। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। ओके, सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ए वेक्टर आपको दिया हुआ था, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप। यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। तो ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आपको दिया हुआ है, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। इफ़ आई डिवाइड ए वेक्टर बाई इट्स लेंथ और बाई इट्स मैग्नीट्यूड देन इट विल गिव यू द यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर को मैं इट्स की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैंने आपको बताया था कि xi कैप प्लस yj कैप। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्या है 3, y क्या है 4। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपको √25। तो दिस विल बी 5 यूनिट। तो ए कैप आई कैन राइट दिस विल बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए कैप क्या हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। सो दिस विल बी योर यूनिट वेक्टर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर है या नहीं। वो कैसे चेक करके देख सकते हैं, आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए कि वो यूनिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 9/25 √9/25 प्लस 16/25। ठीक है, 25 एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 25/25, तो वो हो जाएगा आपका 1 के बराबर। ओके, सेकंड प्रॉब्लम क्या दी थी मैंने आपको कि ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 5i कैप माइनस 2j कैप। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है क्या 4i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर क्या है वो है आपका 5i कैप माइनस 2j कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब मैंने एडिशन का आपको समझाया था कि आई को आई से जोड़ूंगा और जे वाले कंपोनेंट को जे वाले कंपोनेंट से जोड़ूंगा। तो आप आई से आई को जोड़ेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका 4 + 5 इज 9i, और जे को जे वाले कंपोनेंट से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 1j कैप। ओके, और इनका अगर मैं सब्सट्रैक्शन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आएगा आपका, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है। अगर मैं इनको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये आएगा 4 - 5, तो 4 - 5 हो जाएगा आपका क्या माइनस का 1 आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस में 3 - 2 3 माइनस ऑफ -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 5j कैप। ठीक है, तो ए प्लस बी वेक्टर आपको मिला 9i कैप प्लस 1j कैप, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपका आया माइनस का i प्लस 5j कैप। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्या इसका मैग्नीट्यूड 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर
एक्स 9 है, वाई क्या है यहाँ पे 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा √82 यूनिट्स। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का आपको लिखना है, तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, पूरा आपको कंपोनेंट कोफिशिएंट लेना है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 1 + 25 √26 यूनिट्स। ओके, थर्ड प्रॉब्लम जो आपको दी थी वो क्या दी थी मैंने, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 7i कैप प्लस 4j कैप। फाइंड ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। ठीक है, तो आपको वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर हो, बी के बराबर हो, और किसके पैरेलल हो, ए वेक्टर के पैरेलल हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड उसका बी के बराबर है, तो फर्स्ट सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी, अब आपको पता है ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर क्या होगा 576। आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6√625 विच इज़ इक्वल टू 25 यूनिट्स। ओके, अब इट इज़ पैरेलल टू ए वेक्टर, तो मैं ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर खींच रहा हूँ, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज दिस विल बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो दिस विल बी 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। ठीक है, तो जो आपका जो वेक्टर है वो क्या है, वो क्या बता रहा है कि वो है मैग्नीट्यूड तो उसका b के बराबर है। ठीक है, और वो पैरेलल है ए वेक्टर के। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सपोज कर लो कि जो मेरा वेक्टर है वो सी वेक्टर है। ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी। तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो है वो जो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर दैट पैरेलल टू दिस सी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, राइट, दिस इज पैरेलल टू ए वेक्टर। अगर ये पैरेलल है ए वेक्टर के तो इसका आपको पता है ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो भी पैरेलल होगा क्या, ए वेक्टर के। ठीक है, सिमिलरली जो सी वेक्टर है वो भी पैरेलल है किसके, ए वेक्टर के, तो इसका भी जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा सी के, भी बोल सकता हूँ मैं ए वेक्टर के। तो इसका मतलब क्या है, जो ए कैप जो है यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द यूनिट वेक्टर ऑफ सी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं और आपको यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों की जो लेंथ होगी वो 1 होगी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए कैप मस्ट बी इक्वल टू सी कैप। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ये चीज़। आपको दिया हुआ है क्या, ए वेक्टर दिया हुआ है वो है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप, आपने इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया। यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसकी डायरेक्शन तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में होती है और इसका जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1 यूनिट होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई वेक्टर है जो आपको फाइंड आउट करना है विच हैज़ द मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, वो पैरेलल है किसके, ए वेक्टर के। ओके, तो वो वेक्टर मैंने सी मान के चल लिया यहाँ पे। अगर मैंने सी वेक्टर मान लिया तो मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू सी कैप। सी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। अब आपको पता है ए वेक्टर किसके पैरेलल, सी वेक्टर जो है ये पैरेलल है ए वेक्टर के। ठीक है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी आपको पैरेलल होगा किसके, ए वेक्टर के। तो यूनिट वेक्टर अगर पैरेलल है ए वेक्टर के तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट ही होगी। तो जो ए कैप वेक्टर है ये भी पैरेलल है ए वेक्टर के, और सी कैप वाला जो वेक्टर है ये भी पैरेलल है ए वेक्टर के। तो ए कैप और सी कैप की डायरेक्शन तो सेम है। ठीक है, और इनकी आपको पता है दोनों यूनिट वेक्टर तो इनकी लेंथ भी सेम है। तो डायरेक्शन और लेंथ अगर दो वेक्टर की सेम होती है तो मैं बोल सकता हूँ ए कैप मस्ट बी इक्वल टू सी कैप। ओके, और आपको दे रखा है कि जो आपको जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है किसके, बी वेक्टर के। तो बी वेक्टर के इक्वल इसका मैग्नीट्यूड है। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू इज इक्वल टू बी वेक्टर, और यूनिट वेक्टर ऑफ सी मस्ट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी की जगह मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड सी कैप की जगह मैंने लिख दिया ए कैप, क्योंकि सी कैप और ए कैप दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन में है और इनकी लेंथ भी सेम है। तो बी कैप क्या है आपका, मैं ऑलरेडी फाइंड आउट करके देखा, वो है 25, और ए कैप हमने फाइंड आउट कर चुके हैं वो है 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका सी कैप आ जाएगा 15 i कैप प्लस 20 j कैप।
तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो विद दैट योर होमवर्क प्रॉब्लम्स आर ओवर। तो अभी तक हम जैसे वेक्टर अलजेब्रा हमने हम वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख चुके हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने देखा है किस तरह से, ग्राफिकल वे से भी, एनालिटिकल वे से भी, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखने वाले हैं, ठीक है। तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहला तो जो मल्टीप्लिकेशन मैं देख रहा हूँ वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से गुणा करता हूँ। जैसे कोई ए वेक्टर है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, मान लो 3, 4, 5 या फिर कोई नंबर लगा लो n या फिर m, उससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे वेक्टर में क्या चेंज आते हैं वो मैं देखने वाला हूँ। इफ़ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर m, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज चेंज बाई ए फैक्टर ऑफ m एंड इट डायरेक्शन रिमेन सेम। तो एक ग्राफिकल वे से समझते हैं। सपोज कर लो कि ये मेरा ए वेक्टर है, इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो रहा है। अगर मैं इसको m से गुणा कर देता हूँ, m क्या है, कोई भी नंबर है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या होगा, आपको पता है कि मैं ए वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू ए कैप। अगर मैं इसको m से गुणा कर रहा हूँ, तो m से अगर मैं गुणा कर रहा हूँ तो m को स्केलर क्वांटिटी होगी, तो ये क्या हो गया, m इंटू ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। अब ये मैग्नीट्यूड तो क्या है, कोई नंबर ही होता है मैग्नीट्यूड लेंथ। तो इसका मतलब मैं क्या मान सकता हूँ कि जो m ए वेक्टर जो मेरा आया, ये क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, m ए वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो लेंथ आई मैंने वेक्टर की उसको m से मल्टीप्लाई कर दिया। और ए कैप क्या है, डायरेक्शन बता रहा है। ए कैप क्या बताता है आपका, यूनिट वेक्टर क्या बताता है आपकी, डायरेक्शन। इसका मतलब इसकी जो मेरे को वेक्टर मिला m ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, जो लेंथ होगी वो क्या टाइम हो जाएगी, वो m टाइम ए के हो जाएगी। यो जितनी जो लेंथ थी उसके m टाइम्स हो जाएगी, और उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर सेम ही है दोनों का, ठीक है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि ए वेक्टर को मैं किसी स्केलर से गुणा कर रहा हूँ, तो मैं इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी लेंथ को बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं 2 से गुणा कर दिया इस वेक्टर को, इसका मतलब मैंने लेंथ क्या कर दी इसकी, डबल। अगर मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ इस वेक्टर को, तो इसका मतलब क्या कर दिया, मैंने इसकी लेंथ ट्रिपल कर दी, और इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद हमने देख लिया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। अब सपोज कर लो कि हमको किसी वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए वेक्टर, तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर के केस में, वो दो तरह से होता है। एक तो हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों सेम ही नाम है, या तो डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे या फिर उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में, वो होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये थोड़े से लेंदी टॉपिक हो जाते हैं, तो जो नेक्स्ट लेक्चर जो कल की क्लास में मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो मे बी लाइक 1 or 2 classes it will take to complete your chapter, to complete your vector chapter. Okay, so I hope it is clear to you. Still I will suggest all of you guys, please do your homework properly. It is very essential for you guys to understand the concept. ओके और आप अंडरस्टैंड किसी भी कंसेप्ट को तभी कर सकते हैं जब आप होमवर्क प्रॉब्लम करके देख रहे हैं। अगर आपको होमवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट भी समझ में नहीं आ रहे हैं। सो ओके, थैंक यू।